आज के इस वीडियो में हम लोग 68 बीपीएससी मेंस की तैयारी का डे 4 देखेंगे, जिसमें हम लोग पटना कलम चित्रकला या पटना कलम पेंटिंग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पटना कलम चित्रकला से बीपीएससी द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। पहला, पटना कलम चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। दूसरा, पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताओं का विवेचन कीजिए। तीसरा, पटना कलम चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चौथा, पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। पांचवा, पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। अब हम लोग उन टॉपिक्स को देख लेते हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला, पटना कलम चित्रकला का विकास। दूसरा, विशेषता। तीसरा, प्रसिद्ध चित्र व चित्रकार। चौथा, तुलना मुगल शैली और कांगड़ा या पहाड़ी शैली से। पांचवा, दोष या नकारात्मक बिंदु। छठा, विकास में अवरोध या पतन के कारण। पटना कलम चित्रकला शैली का विकास। पटना कलम का विकास 1750 से 1930 के मध्य पटना तथा बंगाल के क्षेत्रों में मिश्रित शैली के रूप में हुआ, जो बाद में शासकीय अभिरुचि के अभाव के कारण पतन हो गया। फिर भी इसका महत्व अविस्मरणीय है। पटना कलम का विकास मुख्यतः बिहार के पटना के लोदी कटरा, नित्यानंद का कुआं, दीवान मोहल्ला तथा मच्छरहट्टा के क्षेत्रों में हुआ। अब हम लोग पटना कलम चित्रकला शैली की विशेषता देखेंगे, जिसे हम लोग निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। पटना कलम का विकास मुगल कला, ब्रिटिश कला, कांगड़ा शैली, पहाड़ी शैली या स्थानीय शैली के मिश्रण से हुआ। चित्रों का रेखांकन, रंग प्रयोग की विधि, रंगों का चुनाव, चित्रों की विषय वस्तु का चुनाव पटना कलम की उत्कृष्ट विशेषताओं को बताता है। चित्रों की सादगी और समानुपातिकता इसकी मुख्य विशेषता है, जिसमें चटक रंगों की जगह सौम्य और शांत रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। पटना कलम के चित्र लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं, जो कागज और हाथी के दांत पर बनाए जाते थे। पटना कलम वर्तमान में कागज और हाथी के दांत के साथ साथ चमड़ा, धातु और शीशा पर भी उकेरे जाते हैं। मुगल साम्राज्य के अवसान के बाद 1750 से 1925 या 30 के मध्य पटना कलम का विकास बंगाल और बिहार के क्षेत्र में हुआ, जिसका मुख्य क्षेत्र पटना था। पटना कलम का संबंध दैनिक जीवन के चित्र जैसे लकड़ी काटता बढ़ई, मछली बेचती औरत, एक्का वाला, लोहार, सोनार, साधु संत, खेत जोतता किसान के चित्र तथा त्योहारों में होली, दशहरा तथा फल फूल के चित्र बनाए जाते थे, जो पटना कलम की मुख्य विशेषता है। पटना कलम में मुख्यतः प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था, जिसमें द्वितीयक और प्राथमिक रंगों की प्रधानता होती थी। चित्रकार विभिन्न शेड्स के लिए लाल रंग लाह से, सफेद रंग विशेष प्रकार की मिट्टी से, काला रंग कालिख अथवा जलाए गए हाथी दांत की राख से, नीला रंग नील से, आसमानी रंग लाजवर्द यानी लैपिस लाजुली नामक पत्थर से और गेरुआ रंग व पीला रंग एक विशेष प्रकार की स्थानीय मिट्टी से तैयार करते थे। नीला और पीला रंग मिश्रित करके हरा रंग बनाया जाता था और इसके अलावा सोना और चांदी के वर्क से क्रमशः सुनहरा और चांदी सा उजला रंग तैयार किया जाता था। पटना कलम के चित्र पेंसिल से खाका बनाने के स्थान पर सीधे ब्रश से बनाए जाते थे। बारीक चित्रों को बनाने के लिए गिलहरी के बालों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि इसके बाल अत्यंत मुलायम होते थे। भारी कार्यों के लिए सूअर तथा भैंस के बालों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि यह अपेक्षाकृत कठोर होते थे। पटना कलम में पक्षियों के चित्र अत्यंत उत्कृष्टता एवं बारीकी के साथ उकेरे गए हैं, जिसमें पक्षियों के अंग प्रत्यंग को बड़ी स्पष्टता के साथ दिखाया गया है। पटना कलम के चित्रों में पृष्ठभूमि महत्व न के बराबर है, मतलब इसमें बैकग्राउंड का अभाव दिखता है। मनुष्य के चित्रों में ऊंची नाक, गहरी भावें, पतले चेहरे उकेरे गए हैं। साथ ही साथ पुरुषों के चित्रों में घनी मूंछों को बड़ी उत्कृष्टता के साथ दिखाया गया है। पटना कलम के चित्रों में अलंकार की प्रधानता न के बराबर है। पटना कलम के चित्रों में कलाकारों के अंतर्मन में बैठी कल्पना भी बाहर निकलती प्रतीत होती है,
जैसे महादेव लाल के रागिनी गंधारी का चित्र, जिसमें नायिका के विरह के अवसाद को बड़ी सूक्ष्मता से दर्शाया गया है। इसी प्रकार यमुना प्रसाद का बेगमों की शराबखोरी का चित्र, जिसमें बेगम की सुंदरता को बड़ी गंभीरता से दर्शाया गया है। प्रसिद्ध चित्र व चित्रकार यमुना प्रसाद के बेगमों की शराबखोरी का चित्र और महादेव लाल का रागिनी गंधारी का चित्र काफी प्रसिद्ध है। कुछ अन्य चित्रकार भी हैं, ईश्वरी वर्मा, सेवक राम, हुलास लाल, शिव दयाल, बन्नी लाल, ईश्वरी प्रसाद। पटना कलम चित्रकला शैली की तुलना। सबसे पहले हम लोग मुगल शैली से तुलना करते हैं। मुगल शैली से तुलना करने पर हम पाते हैं कि पटना कलम मुगल शैली से समानता रखते हुए भी कई बिंदुओं पर भिन्न थी। जैसे मुगलों की कला कुलीन वर्गों से संबंधित थी, जबकि पटना कलम आम लोगों से संबंधित था। पटना कलम के चित्र बड़ी सजीवता के साथ प्रदर्शित किए जाते थे, जो सामान्य लोगों को समर्पित होते थे। मुगल कला में राज दरबारों और राजा महाराजाओं के चित्र उकेरे जाते थे, जबकि पटना कलम में ऐसा नहीं था। पटना कलम में सादगी और समानुपातिकता का प्रयोग बड़ी उत्कृष्टता से किया जाता है, जो मुगलों में नहीं था। रंगों की उपयोगिता और छायांकन की विधि पटना कलम में मुगलों से उत्कृष्ट थी। मुगलों की तुलना में पटना कलम के चित्रों में भव्यता का अभाव दिखता है। अब हम लोग पटना कलम चित्रकला शैली की कांगड़ा शैली से तुलना करते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि पटना कलम कांगड़ा शैली से समानता रखती है, फिर भी इसमें कुछ भिन्नताएं हैं जो कि निम्न है। पहला, पटना कलम में चटक रंगों का प्रयोग न के बराबर हुआ है, जो कांगड़ा शैली की मुख्य विशेषता है। दूसरा, कांगड़ा शैली में भवनों का चित्रांकन बड़ी उत्कृष्टता से किया जाता था, जबकि पटना कलम में ऐसा नहीं है। पटना कलम के चित्रों में नयापन और नवीनता का संचार देखने को मिलता है, जबकि कांगड़ा शैली में ऐसा नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पटना कलम चित्रकला शैली के दोष या कुछ नकारात्मक बिंदु। पटना कलम चित्रकला शैली में कई विशेषताओं के बावजूद कुछ दोष भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। पहला, यह कई शैलियों का मिश्रण है, जैसे मुगल शैली, कांगड़ा शैली, ब्रिटिश शैली व स्थानीय शैली, जिससे इसमें मौलिकता का अभाव प्रदर्शित होता है। दूसरा, इसमें चित्र बनाने के लिए किसी खाके का इस्तेमाल न करके सीधे ब्रश से पेंट किया जाना। तीसरा, चित्रों में पृष्ठभूमि और अग्रभाग का न दर्शाया जाना। चौथा, चित्रों में अलंकार का अभाव। पांचवा, चित्रकारों के पास वित्त का अभाव या आर्थिक रूप से कमजोर होना, जिसके कारण इस कला का व्यवसाय या पेशा के रूप में अपनाया नहीं जाना। पटना कलम चित्रकला शैली का विकास में अवरोध या पतन के कारण। इसे हम लोग निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। पहला, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शिवलाल और शिवदयाल नामक प्रसिद्ध चित्रकार की मृत्यु के बाद पटना कलम पतन की ओर उन्मुख हुआ, क्योंकि इनके बाद कोई ख्याति प्राप्त चित्रकार नहीं हुआ। दूसरा, फोटोग्राफी कैमरा के आविष्कार के बाद चित्र खींचने की तकनीक में बड़ी तीव्रता के साथ बदलाव हुआ। इन चित्रों में सजीवता व विश्वसनीयता ने मानव जीवन को ही पूरी तरह बदल दिया। 1940 में पटना कलम के ख्याति प्राप्त चित्रकार ईश्वरी प्रसाद के कलकत्ता प्रवास और स्वतंत्रता पूर्व ही उनकी मृत्यु ने पटना कलम को अपूरणीय क्षति पहुंचाई। इस कला का विकास मुख्यतः ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था, जिसने क्षेत्रीय कला को प्रोत्साहित ही नहीं किया। वर्तमान समय में भी सरकार द्वारा लोक कला में मिथिला पेंटिंग को अधिक प्रश्रय दिया जा रहा है, जबकि पटना कलम को नहीं। इन सभी कारणों के द्वारा हम देख सकते हैं कि पटना कलम का विकास अवरोधित हुआ है, या यह कह सकते हैं कि यह पतन की ओर उन्मुख हुआ है।
पटना कलम चित्रकला, अगर इसका ब्रीफ देखा जाए तो ये जो फ्लो चार्ट आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, बस इस फ्लो चार्ट को आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आप एग्ज़ाम में सारे पॉइंट्स को लिख सकेंगे। अगर आप फ्लो चार्ट देखें तो पहला मिश्रण बताया जा रहा है। इस मिश्रण से हमें रिकॉल होता है कि ये मिश्रित शैली थी जिसमें ब्रिटिश, कांगड़ा, मुगल और स्थानीय शैली का मिश्रण था। इसका स्थान या क्षेत्र जो था वो बिहार और बंगाल था। इसकी समयावधि 1750 से 1930 थी। इसका संबंध इसमें चित्र जो थे वो दैनिक जीवन, त्योहार और प्रकृति से संबंधित थे। ये लघु चित्र हुआ करते थे, ये भव्य नहीं, छोटे-छोटे चित्र होते थे। इसकी सामग्री के रूप में कागज, हाथी दाँत, धातु, शीशा, इन सब पे इसको उकेड़ा जाता था और ब्रश के रूप में गिलहरी, सूअर, बकरी इत्यादि के बाल का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें रंग प्राथमिक और द्वितीयक रंग का इस्तेमाल होता था जो कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त किए जाते थे और इसमें पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड और फ्रंट साइड और अग्रभाग का महत्व का अभाव है। इसमें डायरेक्ट पिक्चर्स दिखाए जाते थे। इसकी तुलना की जाए तो ये मुगल कला या मुगल काल की शैली और कांगड़ा शैली या पहाड़ी शैली से इसकी तुलना कर सकते हैं। तो अगर आप इतने पॉइंट्स याद रखते हैं तो एग्जाम में ऑब्वियसली कोई भी पॉइंट्स आपसे नहीं छूटेगा और आप अच्छा लिख पाएंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगले वीडियो में हम लोग मेंस आंसर राइटिंग देखेंगे कि हमें कैसे मेंस का आंसर राइटिंग करना है। साथ में अगर प्रश्न आता है कि समीक्षात्मक विवेचन कीजिए, समीक्षात्मक विवरण दीजिए, विवेचना कीजिए, परीक्षण कीजिए, आलोचना कीजिए, तो उन सब में हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या करना है, ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।